कुछ टाइम पहले तक बोलते थे कि यार भोपाल जाके क्या करेंगे, वहाँ कैसे सेटल होंगे, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, छोटा सा शहर है। बट उन्हीं लोगों ने आज यहाँ बड़े बड़े प्लॉट या फ्लैट, प्लॉट प्राइम लोकेशन या फ्यूचर ग्रोथ एरिया, क्या चूज करना चाहिए? बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पस के एक फार्म हाउस प्रोजेक्ट को लॉजिकली फेवरेबल है, बेनिफिशियल है, या एक डुप्लेक्स या प्लॉट्स का। मैं तो बल्कि अपने क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट गार्डन इन होम you go for small plots or go for flats. If you want a home inside a garden, अगर सिर्फ फार्म हाउस कोई खरीद रहा है तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लैंड में इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। इनफैक्ट गोल्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बट लैंड नहीं कर सकती कभी भी। मैंने पढ़ा था कहीं पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज। लोग कहते हैं भोपाल में आईटी नहीं है, जॉब्स लिमिटेड हैं, तो हम यहाँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों करें? क्या ग्राउंड रियलिटी वाकई ऐसी है? आज हम इसी बात को डिकोड करने वाले हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू एक्सप्रेस योर हार्ट विद भूमि, जहाँ हम ढेर सारी बातें करेंगे वेरी अनफिल्टर्ड। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारे भोपाल के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स ना केवल प्रॉपर्टी लेना या इन्वेस्टमेंट करना है, ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग के डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और इसी पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ना केवल मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर दिनेश राजपूत, जो भोपाल के रियल एस्टेट मार्केट के वेल नोन नाम है। इन्होंने 15 साल तक इंडिया की टॉप एमएनसीज में काम किया है और फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंट्री की है, और अब ये पिछले 10 साल से रियल एस्टेट मार्केट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और आज लैंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टिंग एंड फार्म हाउस डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट की है। और यहाँ तक कि ये ही नहीं, इन्होंने 1000+ बायर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे से गाइड भी किया है। तो आज हम इनके साथ बात करने वाले हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के मिथ, अपॉर्चुनिटीज, रियलिटीज और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर, ताकि आप अपने डिसीजन सिर्फ इमोशन से नहीं, समझदारी से लें। सो दिनेश जी, वेलकम टू एक्सप्रेस योर हार्ट विद भूमि। थैंक्स भूमिका, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कुछ आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए लोगों को कि कैसे आपने इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंट्री करी, फ्रॉम एमएनसी से डायरेक्टली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। Yeah, Bhumika, basically my career journey started with a job. I started working with Airtel. My career was, that was my first job in Airtel in Bhopal. And from there I served in almost 2-3 telecom companies for about 7 to 8 years, and which includes Reliance, Tata, and one of the companies in Rajasthan. And then I moved into insurance and financial planning. From there I shifted to my own ventures in real estate. So for the last 10-12 years I have been in real estate industry, and for the last 7-8 years I am in Bhopal. ओके, तो आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही क्यों चुना? ऐसा क्या खास है उसके बारे में? See, I always wanted to be in industries which are related to food, cloth or shelter. Okay. So obviously these three things are basic necessities of a human being. और real estate market बहुत ही fascinating लगता था मुझे शुरू से ही, तो that's why I'm into real estate now. ओके, आप भोपाल के रियल एस्टेट में काम करते करते आपने ऐसी कौन सी बातें सीखी या ऐसी कौन सी चीज़ें सीखी जो एक आम बायर मिस कर सकता है? See, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और नॉर्मली लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं ले पाते हैं और मिस्टेक्स कर देते हैं। सिंस आई वर्कड इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, तो वहाँ से मैंने एक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखा था, और फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान ऐसी कई चीज़ें मैंने सीखी जिसमें हम लोग एक जनरल बायर ध्यान ही नहीं देता। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन होता है माइंड में कि प्लॉट खरीदूं या फार्म हाउस खरीदूं या डुप्लेक्स लूं या फ्लैट लूं, किस में आरओआई ज़्यादा रहेगा। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कस्टमर्स के जनरली माइंड में आते नहीं हैं, और वो गलती कर बैठते हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। ओके, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, लाइक फार्म हाउस
प्लॉट और एनी फ्लैट, लाइक कैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास हो और इफ़ ही वांट्स टू इन्वेस्ट समवेयर, तो उसके लिए आपके क्या सजेशंस होंगे? सी बेसिकली इन द लास्ट 7-8 years, और जो भी मैंने भोपाल में रियल एस्टेट में काम किया है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 5 Ps होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. द फर्स्ट P इज़ पर्पस, राइट. आपका पर्पस क्या है खरीदने का. फिर आता है प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट यू आर बाइंग, लाइक प्लॉट है, डुप्लेक्स है, वट एवर. सो पर्पस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड लास्ट P इज़ प्रॉफिटेबिलिटी. सो इन 5 Ps के बारे में ही रियल एस्टेट इन्हीं 5 Ps के इर्द गिर्द घूमता है. तो आप क्या कहेंगे कि भोपाल एक लाइक हिडन अपॉर्चुनिटी बन गया है? सी, हिडन अपॉर्चुनिटी भोपाल आज से 5 या 7 साल पहले कह सकते थे हम, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट भोपाल रियल एस्टेट मार्केट इज़ बूमिंग लाइक एनीथिंग, स्पेशली आफ्टर कोविड. एंड इसके रीजंस हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टार्टअप इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, है ना, और बीइंग अ कैपिटल स्टार्टअप इनिशिएटिव्स हैं, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भोपाल से स्टार्ट हो रहे हैं. देन देर आर स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स विच आर टेकिंग प्लेस इन भोपाल. देन इफ़ यू आर वॉचिंग क्लोजली, आप देखिए मेट्रो सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, सॉरी मेट्रो प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली काफ़ी चल रहे हैं, है ना. मेट्रो स्टार्ट भी हो गई है. एंड देन IT फर्म्स आर कमिंग अप लाइक एनीथिंग. IT सिटी हमारी डेवलप हो रही है. और अभी AI समिट नेशनल लेवल पे हुआ था, उसमें भी हमारे CM साहब ने यहाँ भोपाल के लिए काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं. और व्हाट आई हैव हर्ड इज़ दैट इन 300+ एकर्स एक AI के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन रखी गई है, जिससे आई थिंक मध्य प्रदेश का ही नक्शा पूरा चेंज हो जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स विच आर बूमिंग एंड सपोर्टिंग द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. आम ऑडियंस अक्सर लाइक प्लॉट और फार्म हाउस में कंफ्यूज होती है, तो आप मतलब सिंपल लैंग्वेज में लाइक कैसे समझाएंगे? एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है प्लॉट्स और फार्म हाउसेस की. सी, बेसिकली प्लॉट एंड फार्म हाउस बोथ आर अ पीस ऑफ लैंड, राइट. और जनरल एजम्पशन ये है कि फार्म हाउस बड़े बड़े होते हैं और प्लॉट्स छोटे छोटे होते हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन हैव अ प्लॉट ऑफ 5,000 स्क्वायर फीट इन अरेरा कॉलोनी विच कैन बी कॉल्ड एज प्लॉट, और एक फार्म हाउस भी 3,000 स्क्वायर फीट का हो सकता है इफ़ इट इज़ इन अ सबर्ब एरिया. सो यूसेज मेक्स इट अ प्लॉट और अ फार्म हाउस, राइट. सो एक छोटा सा आपके ऑडियंस के लिए मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो जनरली 2,000 से 3,000 स्क्वायर फीट के बीच में जो प्लॉट्स होते हैं, जो पीस ऑफ लैंड होती है, वो प्लॉट हो सकते हैं. और एनीथिंग अबव 5,000 10,000 स्क्वायर फीट कैन बी कॉल्ड एज फार्म हाउस. जैसे कि आपने 5 Ps के बारे में बात की, तो सबसे पहला P लाइक पर्पस, लाइक एग्जांपल पर्पस. सो किसी भी बायर को अपना पर्पस कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन भूमिका. यहीं पे लोग डिफीट हो जाते हैं, ये पहला P ही मिस कर जाते हैं लोग और गलत डिसीजन ले बैठते हैं. सी, पर्पस बहुत ज़रूरी है. आप इन्वेस्टमेंट या एक रियल एस्टेट प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाह रहे हैं. सो रीज़न फॉर बाइंग अ डुप्लेक्स मे बी डिफरेंट, रीज़न फॉर बाइंग अ प्लॉट could be another story, and reason for buying a farm house can be something else. So मैं पर्पज़ अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि मेरा क्या पर्पज़ है, उसमें देखिए 2-3 चीज़ों की 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए. कि अगर आपका पर्पज़ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, आप उसके एंड यूज़र नहीं हैं. लाइक यू आर लिविंग इन अ फ्लैट and you are buying a plot maybe, or maybe a farmhouse. So it is very clear that you are investing. You don't want to, your intention is not to stay there, है ना. यहाँ आप वहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहते, यहाँ बनाना नहीं चाहते. तो प्योरली एक ये इन्वेस्टमेंट हुई, और इन्वेस्टमेंट आदमी करता है रिटर्न्स के लिए. सो अगर आप रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ योर पर्पज़. और अगर आप चाहते हैं कि मैं फैमिली को सेटल करूँगा वहाँ पे, एक घर बनाऊँगा वहाँ
और मैं एज अ फैमिली वहाँ रहूँगा, तो दैट इज़ अनदर पर्पज़. सो ये पर्पज़ पे ही डिपेंड करता है कि आपको सही प्रोडक्ट आपके लिए क्या है. लाइक जैसे कि आपने लाइक एक वन ऑफ द पीज आर दी राइट प्लेस समझते हैं कि प्रैक्टिकल तरीका क्या है, बेसिकली राइट प्राइस को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है. सो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, ये दोनों पीस साथ में चलते हैं. ओके. प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके. अब प्राइस और प्लेस, ये दोनों एक हैंड इन हैंड चलते हैं. ओके. क्योंकि जैसी डिमांडिंग प्राइस होगी, प्लेस होगी, वैसी ही डिमांडिंग प्राइस भी होगी. लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात सोचने की ये है कि अगर आपका पर्पज़ ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ऐसी जगह चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे आज की डेट में डेवलपमेंट स्लो है, बट आने वाले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने वाला है. लाइक अगर एक मैं एग्जांपल दूँ, MP नगर, भोपाल स्पेसिफिक एग्जांपल लूँ. MP नगर है, या अरेरा कॉलोनी है. अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है, आपको रेंटल इनकम्स अच्छी आ सकती हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं होगी जितनी तेज़ी से प्रोबेबली बावड़िया कला अपन ले लें, हालांकि वो भी एक मिड रेंज में पहुंच चुका है डेवलपमेंट के, या हम कटारा हिल्स ले लें विच इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग दिस टाइम. मतलब आज की डेट में हम अगर देखें तो बावड़िया कला है, उसके बाद एक कटारा हिल्स एरिया ऐसा आ रहा है, अपकमिंग एरिया है, जहां अगले 5-7 सालों में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है. इनफैक्ट अब तो कटारा एक्सटेंशन भी आ गया है. सो ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 5 सालों में आपको बहुत 2x, 3x, 4x तक रिटर्न मिल सकता है. इसी में मेरा क्वेश्चन है कि क्यों सिर्फ यही सेक्शन, लाइक यही बेल्ट जो बावड़िया कला, MP नगर, देन इसी सेक्शन में ही क्यों प्राइसेस आजकल इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं? बिल्कुल. अगर हम आज की डेट में बात करें तो ऑफ कोर्स दिस एरिया इज़ बूमिंग लाइक एनीथिंग. इसका रीज़न है बहुत बड़ा. इसका रीज़न एक तो ये नर्मदापुरम रोड है ना, इसमें रिसेंटली अभी बड़े क्लटर्स होने लग गए थे, तो अभी BRTS प्रोजेक्ट हम लोगों ने रिमूव करके उनको सड़कों को थोड़ा और बेटर किया है. प्लस कनेक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं. अभी एक जो हमारा फ्लाईओवर बना है जो DB मॉल से लेके मिसरोद रोड तक पूरा पहुंचता है, उससे कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हुई है हमारे सेंटर और मतलब न्यू मार्केट या MP नगर, एक जो अच्छे इकोनॉमिकल जोन माने जाते हैं, इससे कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है कटारा हिल्स की. प्लस अगर आप देखें तो आई थिंक जो लोग 30 साल 35 साल से भोपाल में रह रहे हैं, अरेरा कॉलोनी बहुत फैसिनेटिंग रहा है सभी लोगों के लिए. कुछ एरियाज़ लाइक ईदगाह हिल्स, कोए फिज़ा, अरेरा कॉलोनी बहुत फैसिनेटिंग रहा है. हम भी जब कॉलेज में थे तो हमको भी लगता था अरेरा कॉलोनी बहुत पॉश लोकेशन है और ये वो. सो अरेरा कॉलोनी में तो अब सप्लाईज बहुत लिमिटेड है. आई मीन देर इज़ नो न्यू इन्वेंट्री विच कैन बी देयर इन अरेरा कॉलोनी. उसकी वजह से E8 एक्सटेंशन और बावड़िया कला ग्रो अप हुआ, बिकॉज पीपल हु वांटेड टू हैव some piece of land in Arera colony they could not have and या could not afford maybe, तो वो बावड़िया कला और इस तरफ आ गए. अब सेम सिचुएशन हो गई है बावड़िया कला से लगे हुए होशंगाबाद रोड एंड होशंगाबाद रोड के उस तरफ आपका बाग सेवनिया और कटारा हिल्स. नाउ इट रीचेज टू कटारा हिल्स एक्सटेंशन. आपके हिसाब से बायर्स को सिर्फ करंट मतलब करंट ग्रोथ को एनालाइज करके डिसीजंस लेना चाहिए, और ही शुड थिंक अबाउट लाइक मोर 4-5 साल के बाद इसका क्या फ्यूचर टर्म डिसीजन होगा? हाँ, बेसिकली वही मैंने बताया ना, पर्पज़ आपका क्या है. आप अगर स्टे करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉर्म्स अलग हैं. और अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया प्राइस और प्लेस के बारे में, ये इन्वेस्टमेंट एंगल से बताया मैंने आपको. और अगर खुद रहना चाहता है आदमी, उसकी फैमिली है, स्कूल गोइंग किड्स हैं, तो ऑफ कोर्स ही वुड सी के मेरे को ऑफिस कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है और मेरे बच्चों का स्कूल. हालांकि अब ग्रोथ इतनी स्कैटर्ड हो चुकी है कि हर जगह स्कूल, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, बट बेसिकली एक फैमिली पे डिपेंड करता है कि उनको कन्वीनियंटली रहना कहाँ सूट करेगा. करेक्ट. सो मैं जस्ट अभी एक फार्म हाउस के बारे में एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, लाइक क्या भोपाल जैसी सिटी में फार्म हाउस प्रैक्टिकल एसेट बन सकता है? भोपाल वालों को फार्म हाउस खरीदने की ज़रूरत ही क्या है? भोपाल तो खुद एक गांव है. ऐसा मेरे मेट्रो के फ्रेंड्स जो मेट्रोज़ में रहते हैं वो सोचते थे. ये बात अब कम्प्लीटली साबित हो चुका है कि गलत है. बहुत रॉन्ग एजम्पशन है. वाई? बिकॉज जो फ्रेंड्स आज से 10 साल पहले या
कुछ टाइम पहले तक बोलते थे कि यार भोपाल जाके क्या करेंगे, वहाँ कैसे सेटल होंगे, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, छोटा सा शहर है। बट उन्हीं लोगों ने आज यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेस ले रखे हैं भोपाल में, ऑलरेडी अपनी फैमिलीज़ को यहाँ सेटल कर दिया है और ख़ुद भी अप डाउन करते रहते हैं। जॉब के पर्पज़ से जब तक जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ दे हैव प्लान्ड टू सेटल इन भोपाल। उसके रीजंस हैं जो मैं नहीं बोलता, वो खुद आज बोलते हैं। भोपाल बीइंग इन सेंटर ऑफ द कंट्री बहुत कन्वीनियंट है यहाँ से कहीं भी ट्रैवल करना। थैंक्स टू दी हाईवेज़, बहुत अच्छे हाईवेज़ हो गए, तो रोड ट्रैवल बहुत अच्छा हो गया है। रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है भोपाल की। नाउ रिसेंट ईयर्स में फ़्लाइट कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हुई है भोपाल एयरपोर्ट से। आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द रिसर्च विच सेड के आई थिंक पिछले 3 सालों में 5x तक पैसेंजर्स की ग्रोथ हो चुकी है भोपाल एयरपोर्ट में। उसका रीज़न अगेन IT फर्म्स और कोविड ने बहुत बड़ा असर इस पे डाला है, बिकॉज पोस्ट कोविड मेट्रोज़ में, बहुत सारे मेट्रोज़ में सबसे ज़्यादा बैडली अफेक्ट हुआ था और रिजीम बहुत सारी कंपनीज़ ने बड़ी ने चेंज कर दिए थे। तो मेट्रोज़ तो इनफैक्ट कोविड, आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज इन गुड़गांव, सो आई हैव पर्सनली सीन द होल अपार्टमेंट्स बीइंग वेकेंट एंड जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी वो पूरी घर वापस चली गई थी और 2-2 3-3 साल लोगों ने घरों से ही काम किया, वर्क फ्रॉम होम ही किया। और वही लोगों को उसी टाइम ये लर्निंग हुई कि यार बेटर है मेट्रोज छोड़ें और अपने होम टाउन्स में जाएं और वहीं से काम करें पीसफुली। दूसरा रीज़न ये, वेदर वाइज भोपाल इज़ ब्यूटिफुल, ऑल द वेदर, आई मीन सारे मौसम बड़े अच्छे गुजरते हैं यहाँ पे हैं। और AQI राउंड द ईयर इज़ ऑलवेज गुड। सीनिक ब्यूटी बहुत है, टूरिज़्म के लिहाज से भोपाल इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो दीज आर द रीजंस विच कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल ग्रोथ। ओके, तो फार्म हाउस की प्राइसिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है? पर्टिकुलरली फार्म हाउस की हम बात करें तो जैसा मैं भोपाल में ट्रेंड देख रहा हूँ, भोपाल में फार्म हाउसेस की प्राइसिंग ऑफ कोर्स लोकेशन वाइज डिपेंड करती है, बट अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो फार्म हाउस की सबसे पहले तो एक होती है इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट मतलब आप लैंड जो आप एक्वायर कर रहे हैं, जिस पे आप फार्म हाउस प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो आपको किस कॉस्ट में आई, प्लस आप उस पर किस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये एक मेजर फैक्टर है जो एंड प्राइस को निकालता है। सो आपने किस तरह का डेवलपमेंट किया उसका, प्लस आप प्रॉफिट मार्जिन कितना उस पर ढूंढ रहे हैं। या इसका एक उल्टा हम लोग कैलकुलेशन कर लें कि जिस एरिया में हम एक फार्म हाउस प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें एक एंड यूज़र की कैपेबिलिटी क्या है या कैपेसिटी क्या है किस रेट तक खरीदने की। लेट्स से अगर मैं एक प्रोजेक्ट लेके आता हूँ किसी एक्स एरिया में जहाँ बाइंग कैपेसिटी या बाइंग एक्सपेक्टेशन ही बायर की 600 या 500 रुपीज़ है, लेट्स से रायसन रोड फॉर एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लेते हैं हम। रायसन रोड पे मैंने देखा है कि कस्टमर 300-400 रुपीज़ से ज़्यादा एक फार्म हाउस पे खर्च करना नहीं चाहता, पर स्क्वायर फीट रेट की बात कर रहा हूँ। जहाँ अगर हम कटारा हिल साइड आएँ, 11 मील बाईपास पे आएँ या होशंगाबाद रोड पे आएँ, जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे पीपल आर रेडी टू स्पेंड अबाउट 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑल्सो। And I have seen projects which are selling like 1800-1900 rupees also. So back to the pricing. So land cost, then the development kind of development you want to do, and then your profit margin. So ये एक pricing को define करती है। अब development varies from anything like 100 rupees per square feet to 500 rupees per square feet, which creates the difference between a basic amenity and a premium or a luxurious amenity. Okay. तो like basic, जैसे अभी आपने बोला like basic and premium like luxury farm house, इस project में like क्या difference है, like simple terms में आप बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि basic है या luxurious है। अब एक प्रोजेक्ट है, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लोगों को जो रिकमेंड किए हैं बेस्ड ऑन देयर बाइंग कैपेसिटी, जो 200-300 रुपीज़ 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें नॉर्मली एक
फार्म हाउस का टुकड़ा होता है ना, एक फेंसिंग करके उसको दे दिया, एक छोटा सा गेट लगा दिया, है ना, उसमें 20-20 फीट की या 25 फीट की रोड्स निकाल दी अंदर से, दैट्स ऑल। उसमें कोई बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं होगी, जो कुछ करना है आप ही को करना है उसमें, बस एक रोड दे दी, एक वो दे दिया, ये हो गया बेसिक। अब थोड़ा से प्रीमियम एम्यूनिटीज़ में हम आ जाते हैं विच इज़ अबाउट 700 to 800 और 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो बिकते हैं प्रोजेक्ट। उसमें नॉर्मली 25 to 30 फीट रोड्स होंगी, कच्ची नहीं होंगी, सीसी रोड्स होंगी, कंक्रीट रोड्स होंगी, है ना। उसमें प्रॉपर बाउंड्री वॉल, एक प्लॉट की 5000 10,000 स्क्वायर फीट जो भी आप लेंगे उसमें बाउंड्री वॉल बना के देगा डेवलपर, गेट बहुत अच्छा सा लगा के देगा, कैंपस कवर्ड होगा, है ना, और एक एंट्री गेट बढ़िया सा होगा, है ना, सीवेज की फैसिलिटी होगी, देन रेगुलर वाटर सप्लाई होगा। ये बेसिक से प्रीमियम में आ गया, है ना। अब लग्जूरियस और मे बी अल्ट्रा लग्जूरियस अगर अपन बोले तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं भोपाल में ऐसे। एक तो बहुत ही जल्दी आने वाला है, आप सब लोगों को पता चलेगा। उसमें लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें फिर क्लब हाउस आ गया, विद इन द कैंपस मंदिर होगा, है ना। क्लब हाउस में भी ऐसा नहीं कि एक छोटा सा हॉल बना के दे दिया, उसमें गेम्स होंगे, इंडोर गेम्स होंगे, किड्स एरिया होगा, जिम होगा, स्विमिंग पूल होगा, है ना। और आजकल और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो प्रीमियम सेगमेंट को चाहिए, गोल्फ कोर्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये दिस मेक्स इट प्रीमियम। बट अगेन ये फैसिलिटीज़ देने को तो कोई भी दे दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या ये फैसिलिटीज़ या प्रीमियम एम्यूनिटीज़ देने के बाद जो प्राइस आएगी वो प्राइस बायर देने को तैयार है या नहीं। अल्टीमेटली यू हैव टू सेल द इन्वेंट्री, नॉट टू कीप इट। सो सेलेबल होना चाहिए प्रोजेक्ट, तो उस हिसाब से एम्यूनिटीज़ दीजिए आप। तो आपका भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है जो बिल्कुल है, audience के लिए बिल्कुल बता बिल्कुल सकें? है, और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, कटारा हिल्स एक्सटेंशन एरिया है, और जिसकी कनेक्टिविटी सहारा बाईपास से और मिसरोद रोड, अपना ये होशंगाबाद रोड से बहुत अच्छी कनेक्टिविटीज़ हैं, और बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी डिस्क्लोज करेंगे। लेट्स हैव अ क्विक रैपिड फायर राउंड। प्लॉट या फ्लैट? प्लॉट। प्राइम लोकेशन या फ्यूचर ग्रोथ एरिया, क्या चूज करना चाहिए? बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पस, ऑब्वियसली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। रेडी प्रॉपर्टी term. या प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, सेफ क्या है? प्री लॉन्च इफ़ यू नो द डेवलपर एंड यू हैव अ ट्रस्ट ऑन इट। फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट है या लग्जरी? बोथ। रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन, प्राइस या टाइमिंग? आई थिंक सो, आज की सिनेरियो में टाइमिंग। जिस तरीके से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, आपको नहीं लगता ये इकोलॉजिकली बहुत हार्म कर रहा है? बहुत ही कंसर्निंग क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी आके ऐसे ही पूछते हैं कि आप लोग तो ज़मीनें ले लेके फार्म हाउसेस काटते जा रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, फ्यूचर क्या है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। मैं आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ, और यही बात मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, एंड दे गो वेरी सेटिस्फाइड। लेट्स अज्यूम हम 10 एकड़ लैंड पे एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अब आई हैव अ चॉइस ऑफ ब्रिंगिंग इन डुप्लेक्स प्रोजेक्ट और अ फार्म हाउस प्रोजेक्ट, लेट्स से, ठीक है। अब अगर मैं डुप्लेक्सेस का प्रोजेक्ट लेके आता हूँ तो एक कॉमनली डुप्लेक्सेस 1000-1200 स्क्वायर फीट के होते हैं। सो 10 एकड़ में अगर मैं सारी कॉमन फैसिलिटीज़, रोड्स वगैरह ये सब निकाल दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 350-360 डुप्लेक्सेस बनेंगे 10 एकड़ लैंड पे। अब 360 डुप्लेक्सेस का मतलब है 360 फैमिलीज़, करेक्ट। और आपको पता ही होगा कि 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में एक डुप्लेक्स बनता है 1200-1300 स्क्वायर फीट में, 2 स्टोरीज़ में, राइट। और उसमें ओपन स्पेस नॉर्मली आपको खुद भी पता होगा कि नॉर्मली हम लोग 100 या 150 स्क्वायर फीट की जगह छोड़ते हैं जिसमें हमारी एक कार पार्किंग होती है, और आजकल तो बल्कि कार पार्किंग भी लोग रोड पे कर देते हैं, घर में कार पार्किंग की जगह पे झूले टांग देते हैं या पेड़ पौधे लगा लेते हैं। सो एक छोटा सा 60-70-80 स्क्वायर फीट का गार्डन बचता है, और 50-60 स्क्वायर फीट की एक कार पार्किंग बचती है। सो 350 फैमिलीज़
मतलब एक फैमिली में अगर 3 मेंबर भी हुए या 4 होते हैं नॉर्मली, तो 3 या 4 मेंबर हुए, तो इन 350 फैमिलीज़ को सर्व करने के लिए आपको वाटर सप्लाई देनी पड़ेगी, आपको सीवेज, उतना ही सीवेज निकलेगा, है ना। और ये सारे उस प्रोजेक्ट को करने में जो 10 एकड़ हमने लैंड यूज़ की है, उसमें से हार्डली 10% लैंड ऐसी रह जाएगी जो ओपन स्पेसेस होगी पार्क के रूप में। वो भी अगर किसी बिल्डर ने थोड़ा अपने दिल बड़ा दिखाया और छोड़ दिया अगर। अब हम लेते हैं फार्म हाउस का प्रोजेक्ट 10 एकड़ में। 10 एकड़ में अगर मैं फार्म हाउस का प्रोजेक्ट लेके आता हूँ और नॉर्मल एक साइज़ रखता हूँ 5000 स्क्वायर फीट का, विच इज़ अगेन मैं एक इनपुट आपको दे रहा हूँ कि 5000 स्क्वायर फीट का भी लोग अब लेना बंद कर दिए हैं। लोग 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के भी 2 या 3 फार्म हाउसेस लोग लेते हैं। इवन 10,000 स्क्वायर फीट स्पेस लोगों को एनफ कभी कभी नहीं लगती। सो अब नाउ कमिंग बैक टू 5000 हम मान लेते हैं, तो 85 to 90 यूनिट्स निकलते हैं। अब आप किसी भी अगर अपने किसी फ्रेंड के फार्म हाउस पे या कहीं आप फार्म हाउस जाके देखेंगे, तो 5000 स्क्वायर फीट की साइज़ अगर हम जो नॉर्मल मान लें, उसमें से हार्डली 1000 स्क्वायर फीट का एरिया कस्टमर यूज़ करता है टू बिल्ड, टू कंस्ट्रक्ट। उसमें भी वो बहुत मिनिमल कंस्ट्रक्शन करता है जितना उसको एक उसकी फैमिली को बेसिक नीड है, बिकॉज उसने फार्म हाउस लिया है ओपन लैंड्स को यूज़ करने के लिए, ना कि उसको पूरा का पूरा कॉन्क्रीट जंगल बनाने के लिए। सो इस केस में क्या हो रहा है कि 80% लैंड वो वेकेंट छोड़ रहा है, जिसमें वो फ्रूट्स के ट्रीज़ लगा रहा है ना, गार्डनिंग कर रहा है, किचन गार्डन बना रहा है, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है, और बेसिकली वो एक नेचर को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है। इसके अलावा डेवलपर 10 एकड़ में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एटलीस्ट 100 ट्रीज़ पर एकड़ डेवलपर खुद प्लॉट वो प्लांट करता है अलॉन्ग द रोड्स, ओपन एरियाज़ में। सो नाउ यू कंक्लूड कि एक फार्म हाउस प्रोजेक्ट इकोलॉजिकली फेवरेबल है, बेनिफिशियल है, या एक डुप्लेक्स या प्लॉट्स का प्रोजेक्ट इकोलॉजिकली फ्रेंडली है या फेवरेबल है इकोलॉजी के। सो आई लीव इट अप टू यू। अच्छा, सेकंड पॉइंट मैं एक आपको बोलना चाह रहा हूँ जो हम लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा जब हम पर्पस डिस्कस कर रहे थे। अब मेरे पास मतलब आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी कि भोपाल में क्या एक मिडिल क्लास फैमिली, चाहे वो फ्लैट में रह रही हो, चाहे वो बॉम्बे में रह रही हो, दिल्ली में रह रही हो, भोपाल में रह रही हो या सीहोर में रह रही हो, हर बंदा चाहता है कि कुछ ना कुछ उसके घर में प्लांट्स हों या छोटे छोटे गमले रख लेता है। और आजकल तो बहुत एविडेंटली विजिबल है, लोग पेंट की बाल्टियाँ यूज़ कर लेते हैं, तेल के कंटेनर यूज़ कर लेते हैं, टूटी फूटी कोई भी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करके लोग, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर इंसान के अंदर एक कहीं ना कहीं नेचर के प्रति एक लव छुपा हुआ है। पीपल वांट अ प्लांट और अ फ्लावर, समथिंग इनसाइड देयर होम, चाहे जितनी भी स्पेस हो। अब मैंने देखा है छोटे छोटे 1 BHK फ्लैट वाले भी जरा सी बालकनी है उसको भी इतना अच्छा मतलब बना देते हैं कि वो उसको एज अ गार्डन फील करना शुरू कर देते हैं, उसको गार्डन बनाने की कोशिश करना शुरू करते हैं। सो मैं तो बल्कि अपने क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट गार्डन इन होम, you go for small plots or go for flats. If you want a home inside a garden, go for a farm house. तो अगर किसी के पास let's suppose 15 to 20 लाख है, तो उसे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? Like he should go for a farm house or should go for again this is based on his purpose or his stage of life and his priority. तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ही शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन लैंड। और अगर खुद की फैमिली के लिए रहना है और प्रायोरिटीज़ आर स्कूल गोइंग किड्स हैं और ये है, सो यू कैन टेक अ डुप्लेक्स और यू कैन बाय अ प्लॉट एंड बिल्ड योर ओन होम। तो अब हम लीगल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, फार्म हाउस या कुछ भी लेने से पहले हमें क्या लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल चीज़ों को चेक करना चाहिए एज अ बायर? लीगैलिटीज़ तो ऐसे एज सच स्टेट टू स्टेट बहुत डिफ़र करती हैं, इनफैक्ट कंट्री टू कंट्री भी डिफ़र करती हैं। कुछ रूल्स कई स्टेट में अलग हैं, कुछ रूल्स कई स्टेट में अलग हैं, बट एक जनरल गाइडलाइन अगर हम समझें
तो दो तीन चीज़ें हैं जो आदमी को देखनी चाहिए, स्पेशली लैंड या फार्म हाउस में इन्वेस्ट करते वक्त। सबसे फर्स्ट एंड प्राइम फैक्टर है अप्रोच रोड। आपने एक ज़मीन खरीदी है, आपने एक प्लॉट खरीदा है या आपने एक फार्म हाउस खरीदा है, वहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे? कई बार आपने लैंड ले ली लेकिन अप्रोच रोड ही प्रॉपर नहीं है। सो हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, वी ड्राइव कार्स, वी डोंट ड्राइव ट्रैक्टर्स। सो कार से हमें जाना है तो कार पहुंचने लायक रोड्स होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो टाइटल है लैंड का जिससे हम परचेज कर रहे हैं, द टाइटल शुड बी क्लियर ऑन पेपर्स। उसके लिए बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं जो लीगल सर्च करते हैं, और अगर बैंक फाइनेंस्ड कोई प्रॉपर्टी है तो उस चीज़ से तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि बैंक बहुत कुछ वेरीफाई करने के बाद ही उस प्रोजेक्ट पे फाइनेंस ऑप्शन देता है। तो एक तो हिंट ये हो गया कि अगर बैंक फाइनेंस्ड है तो आप कंफर्टेबली ले सकते हैं उसे, नहीं तो आप टाइटल चेक कराइए, सब चीज़ चेक कराइए। तीसरा, आपका वो लैंड यूज़ क्या है। फार्म हाउसेज में नॉर्मली एग्रीकल्चर लैंड भी एज एग्रीकल्चर लैंड भी बेचते हैं लोग, अगर आप बड़ी ज़मीनें ले रहे हैं। और एक होता है डाइवर्जन, CLU बोलते हैं कई स्टेट्स में, चेंज ऑफ लैंड यूज़। सो लैंड यूज़ शुड बी आवासीय, रेजिडेंशियल, है ना। एंड थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ गाइडलाइन रेट्स। गाइडलाइन रेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, इस एरिया में हम इस पर्टिकुलर रेट से ही रजिस्ट्री करवा सकते हैं कम से कम, है ना। उसके ऊपर भी आप करा सकते हैं, मतलब उसके ऊपर वैल्यू हो सकती है लैंड की, लेकिन अगर उससे कम में कोई ख़रीद रहा है या कोई बेच रहा है तब भी आपको वो गाइडलाइन रेट फॉलो करने पड़ेंगे। लेट्स से गाइडलाइन रेट फॉर अरेरा कॉलोनी कुड बी 7,000 रुपीज़, एक फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और मे बी इन Katara Hills or another area it could be 500 rupees square feet as well. So that differs from location to location. और अब ये recently ये trend हो गया कि हर साल ये guidelines change हो रही हैं, like we are sitting in March, so April में again the guidelines will be revised. So ये चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए लीगली। तो क्या सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स देखना इज इनफ, या फिर साइट वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक जनरल बायर के लिए? ऑफ कोर्स बायर सबसे पहले साइट ही देखता है, साइट ही पसंद आने के बाद ये चीज़ें फॉलो होती हैं। अगर हमें साइट ही पसंद नहीं आई तो हम पेपर्स लीगल हो या ना हो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू किस पॉइंट पे हम बायर्स को एंटर करना चाहिए इस प्रोडक्ट में? ओके, सिंस योर पर्पस इज अर्निंग रिटर्न्स ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, द अर्लियर द बेटर, सिंपल एज दैट। ये सिंपल लाइन याद रखें, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। एक होता है पोस्ट लॉन्च, एक होता है प्री लॉन्च। सो प्री लॉन्च बेसिकली एक डेवलपर तब करता है जब उसके पास एक लॉयल कस्टमर्स का डेटा है और काफ़ी बड़ा उसका कस्टमर बेस है। सो जिनको उस पर ट्रस्ट है डेवलपर को, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उससे 2-3 बार प्रॉपर्टीज़ खरीद चुके हैं। सो ऐसे कस्टमर्स क्या होता है, दे देमसेल्फ से कि सर आपका कोई अच्छा कोई और नया प्रोजेक्ट आएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट। सो ये कुछ लॉयल कस्टमर्स होते हैं, मे बी 10% और 20% ऑफ योर डेटाबेस। सो ये 10% 20% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पेपर पे लेआउट देखेंगे, आपका एक जनरल आइडिया लेंगे किस लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट आ रहा है। सिंस दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट एंड दे हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, सो दे विल जस्ट बुक in a pre-launch rate. Secondly, from developer point of view होता ये है कि वो प्री लॉन्च कुछ यूनिट्स के लिए प्री लॉन्च प्राइस देता है, और जनरली वो प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। उसमें जो मैंने आपको बताया था प्राइसिंग के दौरान कि लैंड कॉस्ट प्लस डेवलपमेंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो इन दिस केस प्री लॉन्च में वो कुछ यूनिट्स ऐसे रखता है जो वो NPNL हम बोलते हैं उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस में वो ऑफर करता है कस्टमर्स को। सो कस्टमर्स का ट्रस्ट बना हुआ है, आपको भी एक प्रोजेक्ट का प्रूफ ऑफ सक्सेस चाहिए कि हाँ यार लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, तो वो दोनों चीज़ें एक तरह से सॉल्व हो जाती। प्लस 10% या 20% जो भी डेवलपर ले रहा है उसको बुकिंग अमाउंट एक आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट मेरा सही जा रहा है, और वो डेवलपमेंट उस कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट कर देता है। सो द बेस्ट प्राइस पॉइंट इज़ टू गेट इट
in pre-launch, and if at all you are not in that phase, pre-launch में आप नहीं ले पा रहे हैं, तो जितनी जल्दी लॉन्च होते ही आप ले लेंगे. उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो प्राइस आपको बहुत बेटर मिलेगी, दूसरा आपको लोकेशन चॉइसेस बहुत अच्छी मिलेंगी. लेट्स से इफ देर आर 200 यूनिट्स इन अ प्रोजेक्ट, सो अगर लास्ट के 10 ही बचे हैं तो यू हैव अ लिमिटेड चॉइस, एंड इफ यू हैव 180 और 200 टू चूज फ्रॉम, दैट्स गुड. सो क्विक लाइक इफ़ वी परचेज अ फार्म हाउस या हम एक फार्म हाउस खरीदते हैं तो क्विक 3 बेनिफिट्स लाइक क्यों हमें फार्म हाउस ही खरीदना चाहिए, उससे हमें कितने क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सिर्फ फार्म हाउस ही. फार्म हाउसेज, अगर सिर्फ फार्म हाउस कोई खरीद रहा है तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. एक तो आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है. लैंड में इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड. इनफैक्ट गोल्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बट लैंड नहीं कर सकती कभी भी, है ना. गोल्ड के चोरी होने का डर है, और एक फिजिकल एसेट है वो. लैंड इज़ ऑलवेज देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इन्वेस्टिंग इन लैंड. एक मैंने पढ़ा था कहीं पे, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ. सो अर्थ में इन्वेस्ट कीजिए. दूसरा, फार्म हाउसेस का कल्चर बहुत, एक कल्चरल शिफ्ट है ये कोविड के बाद. कोरोना में लोगों ने देखा कि स्पेसेस जो कंजस्टेड स्पेसेस हैं उसमें कितना भयंकर रूप से कोरोना फैला, और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ों की बातें हो रही थी उस टाइम. सो अब उस पोस्ट कोविड जो एरा अब चल रहा है, उसमें पीपल वांट लार्जर प्लॉट्स, बिगर स्पेसेस. पीपल वांट एमिनिटीज़ लाइक जिम और समथिंग, जो एक सोशल एमिनिटीज़ होती हैं, दे वांट इट एट होम ओनली. सो अब अगर 5-10 हज़ार स्क्वायर फीट का फार्म हाउस है तो यू कैन हैव अ बैडमिंटन कोर्ट, यू कैन हैव अ स्नूकर, यू कैन हैव अ पूल. सो इन चीज़ों के लिए आपकी फैमिली को बाहर नहीं जाना है, और आप एक्सपोज नहीं होंगे टुवर्ड्स दीज थिंग्स. तीसरी, अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं, सो लेट्स से आपने एज अ सेकेंड होम फार्म हाउस लिया हुआ है. सो उस फार्म हाउस में आपका एक लेट्स से 2 BHK सेटअप है, एक पूल है छोटा सा. सो यू कैन रेंट इट आउट इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स. बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को बिगर स्पेसेस के लिए रिजॉर्ट्स बुक करती हैं या हॉलीडेज़ पे जाते हैं. दे पे हेल लॉट ऑफ मनी फॉर दैट एक्सपीरियंस. तो आप उसको ओपन कीजिए वीकेंड्स के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए. अदरवाइज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ गोइंग अप, ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, इज़ ग्राम स्टे. तो लोग ज़मीन से जुड़ना चाहते हैं. बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ग्राम स्टे ओपन किया हुआ है अपने 10,000 20,000 स्क्वायर फीट के फार्म हाउस में. व्हाट दे हैव डन इज दे गेट सम एक्टिविटीज़ ऑफ पॉटरी, है ना, सम स्विमिंग पूल, चूल्हे का खाना, है ना. 2 बंदे रखे हुए हैं वहाँ पे, वो चूल्हे का खाना बना के देंगे आपको. मड हट्स हैं, मड से बनी हुई जैसे पहले बनती थी. इन एक्सपीरियंसेस के लिए लोग पैसा दे रहे हैं आजकल. तो एक पैसिव इनकम यू कैन जनरेट. अदरवाइज लैंड कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग. अभी कटारा हिल्स में ही मेरा एक्सपीरियंस है, एंड आसपास के एरियाज़ में इन द लास्ट 3 years 4x तक 4 times ग्रो हो गई हैं लैंड कॉस्ट. सो कुछ लोग अगर क्लोजली वॉच कर रहे हैं इन एरियाज़ को, तो वो देख रहे होंगे कि कहाँ 200-300 रुपये पर स्क्वायर फीट पहले अवेलेबिलिटी थी, अब वो जाके 1100-1200 पहुँच चुकी है. इनफैक्ट माई ओन क्लाइंट्स जिन्होंने मेरे कहने पे उस एरिया में इन्वेस्ट किए थे, आज वो एटलीस्ट 2x 3x पे बैठे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ. कुछ एग्जिट कर चुके हैं, कुछ अभी भी एग्जिट नहीं कर रहे हैं. दे आर होपिंग फॉर 2x 3x मोर. आपने से पैसिव इनकम के बारे में बात की, तो जनरली पैसिव इनकम के चक्कर में लोग क्या मिस्टेक्स कर बैठते हैं? देखिए, पैसिव इनकम में मिस्टेक्स ऑब्वियसली ये हैं कि आप अगर लीगली जाएं तो बेटर है. अगर आप मास स्केल पे कर रहे हैं, अगर आप विद इन दी रेफरेंस मार्केट अपने सोशल सर्कल में आप रेंट आउट कर रहे हैं पैसिव इनकम के लिए फार्म हाउस, इट्स ओके बिकॉज यू नो पीपल हु आर कमिंग देयर. बट अगर आप एक जनरल पब्लिक के लिए ऑफर कर रहे हैं तो बेटर है आप किसी वेरीफाइड एजेंसी के थ्रू जाएँ. बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपको एक मंथली इनकम आपको देंगी, और वो रेंट आउट करेंगी, वही वेरीफाई करेंगी कौन से गेस्ट आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे, बिकॉज यू कैन नॉट कीप अ टैब ऑन दैट. सो एक लीगल एस्पेक्ट वो है. और मे बी MP टूरिज्म से आप बात कीजिए, अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन डेवलपिंग अ ग्राम स्टे. स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या भोपाल में कुछ प्रोजेक्ट्स ओवर प्राइस भी हैं?
होंगे, कुछ ज़रूर होंगे ओवर प्राइस, लाइक मुझे कुछ एरियाज़ ओवर प्राइस लगते हैं अभी, जो अभी उस डेवलपमेंट स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं, लाइक बावड़िया कला. इट इज़ बूमिंग, नो डाउट अबाउट इट, बट कुछ थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है मुझे, बिकॉज अभी सप्लाईज बहुत हैं वहाँ पे, लेकिन डिमांड इतनी ग्रेट अभी नहीं है. वैसे कौन सा बायर सेगमेंट फार्म हाउस के लिए बेस्ट फिट है? सी मैं तो कहता हूँ फार्म हाउस खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्ट ना करे इसमें. ऐसा आदमी जिसको बिल्कुल नेचर से कोई लव नहीं है, जो बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट है और कॉन्क्रीट जंगल में रहना चाहता है, और 9 to 5 वाला ऑफिस जॉब करके अपना सिटी लाइफ उसको बहुत पसंद है, नाइट लाइफ पसंद है, ऐसे लोगों के लिए फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं है. फार्म हाउस पहले 2 4 5 साल पहले एक ऐसा बिलीफ था, मुझे भी ऐसा लगता था कि एल्डरली पीपल लेते होंगे अपने रिटायरमेंट एज के लिए या उस तरह के लिए. लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, एक ये बड़ा शिफ्ट हुआ है. यंग कपल्स बहुत फार्म हाउस ले रहे हैं, बिकॉज दे नीड अ सेकेंड होम. मेट्रोज सिटीज़ में काम करके आए हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी भी. उन्होंने देखा है वहाँ बहुत कंजेस्टेड स्पेसेस में वो लोग रहे हैं. यहाँ आके उनको लगता है कि यार जितने में हम एक 2 BHK फ्लैट गुड़गांव या दिल्ली में या बॉम्बे में या पुणे में हम लेते थे, उतने में तो हम बहुत बड़ा फार्म हाउस विद अ स्विमिंग पूल और जिम और ये सब चीज़ें कर सकते हैं. सो दे आर गोइंग फॉर इट. एंड वन सेगमेंट इज़ DINK, डिंक, विच इज़ कॉल्ड डबल इनकम नो किड्स. आई मीन मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, किड्स नहीं है उनके, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है. ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं बाय द वे. सो दे आर प्रेफरिंग फार्म हाउसेज, बिकॉज भोपाल जैसी सिटी में देखिए एक एस्पेक्ट ये भी है कि डिस्टेंसेस इतने कम हैं. अगर आप एक कोने से दूसरे कोने में भी भोपाल ट्रैवल करें तो इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स. आप किसी एक कोने से दूसरे कोने में भी जाएं, इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स, 25 मिनट्स. सो लेट्स से एज्यूम के MP नगर एक हब है जॉब्स का, या न्यू मार्केट मान लीजिए, तो आप फारदेस्ट कहाँ ले लेंगे आप घर, या कहाँ फार्म हाउस ले लेंगे? मिसरोद पे ले लेंगे, लेट्स से कटारा हिल्स पे ले लेंगे. अब जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो अपकमिंग आ रहे हैं, विच इज़ अबाउट हार्डली 10-11 किलोमीटर्स फ्रॉम MP नगर, डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स. सो बड़े से शहरों में, मेट्रोज़ में ऐसा फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट इसलिए बिल्कुल अलग है कि फार्म हाउस से आपको वर्किंग प्लेस पे जाने में ही 3-4 घंटे लग जाएंगे. सो डेली आप इतना कम्यूट करके इतना टाइम वेस्ट कर. बट भोपाल जैसी जगह पे ये एडवांटेज है कि एक नॉर्मल शहर में घर हो या थोड़ा सा सबर्ब में हो, बिकॉज सबर्ब्स ही इतने क्लोज हैं कि वो सबर्ब्स हैं ही नहीं, वो इट इज़ एज गुड एज अर्बन एरियाज़ हैं. और 10 मिनट 15 मिनट में आप वर्क पे पहुंच सकते हैं, 10-15 मिनट में आप रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं, 5-10 मिनट में आप बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, और कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो फार्म हाउसेज आर फॉर दोज क्लाइंट्स who want to live a peaceful life, want larger open spaces. और उसमें आजकल यंग कपल्स भी हैं और ओल्डर एज भी हैं. इनफैक्ट मैं तो देख रहा हूँ कि 30 to 40 की एज ग्रुप में जो कपल्स हैं, वो कपल्स हैं या सिंगल्स हैं, जो भी हैं, दे आर हेविली इन्वेस्टिंग इन फार्म हाउसेस. Let's take one more rapid fire round. Best investment advice, भोपाल और इंदौर? For me, Bhopal always. Being a capital, I love Bhopal. भोपाल market, like one word. Booming. Fortuner or farm house? Farm house and then Fortuner. Okay. One red flag in property. Disputed land. Emotion से buy या logic से buy? See, I think logically we should think before buying, because a lot of money is involved. Emotions अपने आप आ जाते हैं जब हम buy कर लेते हैं. सर, क्या आप हमारी पॉडकास्ट ऑडियंस के लिए एक अपकमिंग प्रोजेक्ट या कुछ प्रॉपर्टी सजेस्ट कर सकते हैं जो सेफ हो उनके लिए? राइट नाउ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, और वैसे मैं डिस्क्लोज तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लेट मी टेल यू वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट विच वी आर ब्रिंगिंग इन वेरी सून. प्री लॉन्च हम करने वाले हैं. द नेम इज़ गोल्डन ब्रीज, और ये एक प्रीमियम कैटेगरी, अल्ट्रा लग्जूरियस कैटेगरी में फार्म हाउस प्रोजेक्ट लाएंगे हम. द लोकेशन इज़ कटारा हिल्स एक्सटेंशन. एग्जैक्ट लोकेशन हम बहुत जल्दी डिस्क्लोज करेंगे आपके ऑडियंस के साथ. और इसमें हम प्रीमियम एमिनिटीज़ लेके आ रहे हैं, जैसे कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, मंदिर,
और कवर्ड कैंपस रहेगा ये, एंड दिस वुड बी अबाउट 20 एकर्स ऑफ प्रोजेक्ट. So I think we are also very excited to give this project to Bhopal. अच्छा होगा. We are trying to do our best for this project. So आप अपने ऑडियंस के लिए वो बोल सकते हैं. अदरवाइज जो हमारे करंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आई थिंक इन्वेंट्री सोल्ड आउट तो है, कुछ इन्वेंट्रीज हमारे पास शायद रीसेल में होंगी. तो वो एक है नेचर वॉक फार्म विलास के नाम से, जो आई थिंक पिछले 3-4 सालों से जो लोग फार्म हाउस सर्च कर रहे हैं या जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको पता होगा ये नाम. दे आर वेरी वेरी फैमिलियर विद इट बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट. ये 15 एकड़ का प्रोजेक्ट हमने किया था नेचर वॉक, जो हमने ऑलमोस्ट 14 महीने में पूरा सेल कर दिया था. और एक सेम लोकेशन पे एक और प्रोजेक्ट है अवंती मीडोज़ के नाम से, उसमें भी कुछ इन्वेंट्री हमारे पास डायरेक्ट अभी हैं और कुछ रीसेल में अवेलेबल है. प्राइसिंग आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जा रहे हैं और क्या पेमेंट टर्म्स है उस पर डिपेंड करेगी. सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स. और प्री लॉन्च में ऑफ कोर्स हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है प्रीमियम प्रोजेक्ट है. प्री लॉन्च में बहुत अच्छी प्राइस पे हम ऑफर करेंगे. सो यू कैन सजेस्ट टू योर बायर. इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट आप मेरा नंबर शेयर कर दें अपने पॉडकास्ट में, तो इफ समबडी हैज़ अ क्वेरी दे कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली. आपने सभी क्वेरीज का काफी क्लैरिटी से आंसर किया है. आई होप हमारी ऑडियंस को ये एपिसोड बहुत पसंद आए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक्स भूमिका. इनफैक्ट आई मस्ट अप्रिशिएट योर कंसर्न अबाउट योर ऑडियंसेस. और रियल एस्टेट से रिलेटेड आपने बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे, और आई होप आई कुड आंसर इट दैट स्मार्टली. और अच्छा प्रिपेयर किया आपने. थैंक यू वेरी मच. एंड आई थिंक the whole team of your podcast, right from the cameraman and the editing team, fantastic team, and congratulations for this episode. And I would also look forward to have another round with new queries and new questions. Thank you very much.